हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे अलैंगिक जनन की विधि के बारे में। अलैंगिक जनन की विधि के बारे में पढ़े थे ना। अलैंगिक जनन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अब जो आएगा बताए थे, जनन जो होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार का था? दो प्रकार के, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन को हम पढ़ चुके थे। अब आएगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक पढ़ लिए थे और पढ़ेंगे अब लैंगिक जनन। तो दूसरा टाइप हम लोग का क्या था? लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में बताया गया था जिसमें एक जनक की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। बताया गया था ना। लैंगिक जनन हम उसको कहते हैं वैसा जनन जिसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। सिर्फ दो जनक की नहीं, दो विपरीत जनक की। एक मादा है तो एक नर होगा, एक मादा है तो एक नर होगा। तो क्या बोले? वैसा जनन जिसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं लैंगिक जनन। क्या बोले हम? वैसा जनन जिसमें दो विपरीत जनक, एक अगर मादा है तो दूसरा क्या होगा? नर होगा। ठीक है ना। एक नर है तो दूसरा क्या होगा? मादा होगा। तो दोनों अलग अलग है, दोनों विपरीत है ना। दोनों समान नहीं ना है, दोनों अलग अलग है। तो जब दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है तो उस में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। एग्जाम्पल में याद रखें, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मनुष्य, दूसरा गाय, भैंस, बकरी, ये सब जो है, ये सब में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब समझो ध्यान से। जैसे एक नर है और एक मादा है, ठीक है, नर और मादा। नर के द्वारा बनता है नर युग्मक, नर के द्वारा क्या बनता है? नर युग्मक। और मादा के द्वारा बनता है मादा युग्मक। मादा के द्वारा क्या बनता है? मादा युग्मक। नर के द्वारा नर युग्मक और मादा के द्वारा मादा युग्मक। ये बनता किस प्रकार से है? तो नर के और मादा में क्या होता है? लैंगिक जनन की क्रिया में उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होता है 46 होता है। इसमें भी गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46 होता है। कितना होता है? 46। 46 का मतलब है 23 जोड़ा। एग्जाम में आएगा कि मनुष्य में गुणसूत्र की जोड़ा कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा का मतलब कितना? 46। 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। अब थोड़ा सा गुणसूत्र के बारे में पहले जान लो। ये 23 जोड़ा 46 होता है, ठीक है, 23 जोड़ा। इसमें से 23 में से क्या होता है? 44 और इसमें से दो गुणसूत्र बचा। 44 दो कितना हो गया? 46, ठीक है ना। अब ये 44 गुणसूत्र जो होता है, ये इसको कहते हैं दैहिक गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र? दैहिक। और ये दो गुणसूत्र है, इसको कहते हैं लैंगिक गुणसूत्र। लैंगिक गुणसूत्र, ठीक है। 46 में से 44 गुणसूत्र क्या होते हैं? दैहिक, और दो गुणसूत्र लैंगिक। अगर जोड़ा में पूछता है तो इसमें से 22 गुणसूत्र क्या होता? दैहिक, और एक गुणसूत्र क्या होता? लैंगिक गुणसूत्र। अब ये होता क्या चीज है? 44 गुणसूत्र जो है, ये 44 गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र मिल करके पूरे शरीर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पूरे शरीर का। और दो लैंगिक गुणसूत्र या एक बोले तो ये जो होता है, ये लिंग का निर्धारण करता है मादा शरीर के अंदर कि लड़का होगा कि लड़की। लड़का होगा कि लड़की किस पे निर्भर करता है? एक गुणसूत्र पे। कौन से गुणसूत्र होता है उसको? लैंगिक गुणसूत्र, ठीक है। लैंगिक गुणसूत्र वो दो कौन कौन है? एक्स और वाई है। कौन कौन है? एक्स और वाई। लैंगिक गुणसूत्र कौन कौन है? एक्स और वाई। अब एक्स और वाई होता क्या चीज है कि जैसे नर है, नर में होता है एक्स वाई, और मादा में होता है सिर्फ एक्स और एक्स। मादा में सिर्फ क्या होता है? एक्स एक्स। ये भी बात याद रखना, पूछा जाता है कि मादा में गुणसूत्र क्या होता है? एक्स एक्स। नर में क्या होता है? एक्स वाई। इसको लिखेगा अलग तरीके से। क्या लिखेगा? ये तो क्या हुआ? एक्स एक्स बोले चाहे एक्स वाई बोले तो ये लैंगिक गुणसूत्र हुआ। दैहिक गुणसूत्र कितने हैं? 44। तो लिखेगा इस तरह से 44 प्लस एक्स एक्स लिख दिया। अब बोलो ये मादा की कि नर का है? 44 प्लस एक्स एक्स लिखा तो ये किसका हुआ? मादा का। इसी प्रकार लिख देता 44 प्लस एक्स वाई, तब किसका होता? नर का। एक्स वाई डिफरेंट वाला आया तो क्या होगा? नर का। सेम वाला आया तो मादा का। सेम वाला किसका होता है? मादा का। और डिफरेंट वाला किसका होता है? नर का। आगे समझो। अब यहाँ पे देखो, नर में क्या हो रहा है? अलग अलग है। मादा में क्या है? सेम है ना। तो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे क्या है? अलग अलग है। तो इसी से पुरुष से ही यानी नर से ही
पता चलता है कि लड़का होगा कि लड़की। निर्भर किस पे करता है? पुरुष पे। किस पे निर्भर करता है? पुरुष पे। मादा पे निर्भर नहीं करता है। लेकिन हमारे समाज में दोष किसको दिया जाता है? स्त्री को। किसको दोष दिया जाता है? स्त्री को। अगर मान लो कोई महिला है, उस महिला को 4-5 बेटी हो गया, तो उसमें दोष किसको दिया जाता है? स्त्री को। जबकि उसका 1% भी 0% दोष रहता है, उसका कोई दोष नहीं रहता है। इसमें सबसे बड़ा दोष किसका रहता है? नर का, क्योंकि इसी में रहता है 2 गुणसूत्र, एक्स और वाई। अगर मादा के एक्स के साथ पुरुष का एक्स मिला तब जाके एक्स बना तो क्या होगा? लड़की होगा। एक्स और वाई बना तो क्या बनेगा? लड़का बनेगा। तो किस पे निर्भर कर रहा है? पुरुष पे। किस पे निर्भर कर रहा है? पुरुष पे। तो निर्भर करता है लड़का होगा कि लड़की, किस पे निर्भर करता है? पुरुष पे। तो क्या बोले कि गुणसूत्र मनुष्य में कितना होता है? 46 गुणसूत्र। कितना गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें से 44 गुणसूत्र क्या होता है? लैंगिक गुणसूत्र। और 2 गुणसूत्र क्या होता है? लैंगिक गुणसूत्र। उसी 2 गुणसूत्र लैंगिक गुणसूत्र से किसका निर्माण होता है? निर्धारण होता है। जनन का निर्धारण होता है। लड़का हुआ कि लड़की, निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है? लिंग का निर्धारण होता है। आगे समझो। अब होता क्या चीज है, इसमें टोटल गुणसूत्र की संख्या कितना पाया गया? 46, है ना। अगर मान लो कि ये जब एक शिशु को जन्म देगा 46 आ जाए, 46 कितना होगा? 92। किसी मनुष्य में 92 गुणसूत्र नहीं होता है, इसलिए ये विभाजन करता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री। अर्धसूत्री का मतलब होता है आधा हो जाता है। कितना हो जाता है? आधा। तो 46 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। यानी जब युग्मक बनाता है तो युग्मक के पास कितना गुणसूत्र? 23। इसको लिखते हैं हम 2n, इसको लिखते हैं n। इसको भी 2n लिखते हैं, इसको भी 2n लिखते हैं। लेकिन जब युग्मक बन जाता है तो उसको लिखते हैं n, इसको भी लिखते हैं n। क्यों लिखते हैं समझो। क्योंकि इसमें था 46 गुणसूत्र, है ना, मतलब पूरा था। 2n लिखने का मतलब है, इसको बोलेंगे द्विगुणित। और ये जो है n हो गया तो इसको बोलेंगे अगुणित। क्या बोलेंगे? अगुणित। और ये भी क्या होगा? अगुणित। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि नर युग्मक द्विगुणित है कि अगुणित? अगुणित है। जैसे युग्मक आया, युग्मक होगा अगुणित। युग्मक क्या होगा? अगुणित। याद रखना, युग्मक क्या होगा? अगुणित होगा। ठीक है। अब सुनो ध्यान से। जब यहाँ तक हो जाता है तो ये दोनों डिफरेंट है। दोनों क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है। नर युग्मक मादा युग्मक मिलता है। इस मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। परिभाषा याद करो, निषेचन किसको कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज को बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं? जायगोट। अब ध्यान से सुनो। नर युग्मक मिला, मादा युग्मक मिला। यहाँ भी n था, यहाँ भी n था। अगर यहाँ 2n है, 46 है, तो n हो गया तो कितना होगा? 23। यहाँ भी कितना होगा? 23 होगा ना जी। अब 23 यहाँ से मिला, 23 यहाँ से मिला, दोनों मिल जाएगा तो यहाँ कितना होगा? 46। यानी युग्मनज कितना होगा? 46 का मतलब 2n। अब बोलो युग्मनज द्विगुणित या अगुणित? युग्मनज द्विगुणित। 2n है, टोटल है, तो युग्मनज क्या हुआ? द्विगुणित। तो याद रखना, यहाँ नाम कर में, यहाँ युग्मक है तो युग्मक क्या था? अगुणित। युग्मनज क्या है? युग्मनज क्या है? तब जाके युग्मनज क्या करता है? ये वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। वृद्धि करके बनाता है भ्रूण। क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। वृद्धि करके क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। वृद्धि करता है, भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है। अब ये युग्मनज जो होता है, जैसे मिलता है नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है, बहुत ही ये छोटा होता है, बहुत छोटा। ठीक है ना। जब युग्मनज से भ्रूण बन जाता है वृद्धि करके, एक छोटा सा गोला बनता है। किसके शरीर में? मादा के शरीर में। किसके शरीर में? मादा। एक गोला बनता है। अब यही गोला जब विकसित होता है, विकसित करके एक शिशु का रूप लेता है। ये विकास होता है, विकास करता है, तब बनता है एक शिशु।
एक बच्चा बनता है। अब ये शिशु जैसे बना, अब ये शिशु माँ के गर्भ में कितने महीने रहेगा? 9 माह रहेगा। और 9 माह रहने के बाद तब जाकर प्रसव क्रिया होता है, तब बच्चे का जन्म होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। अब ध्यान सुनना क्वेश्चन कि लैंगिक जनन में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक से अलग अलग युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक से अलग अलग युग्मक का निर्माण होता है। नर में विरसन से नर युग्मक बनता है। नर में विरसन से क्या बनता है? नर के विरसन से क्या बनता है? नर युग्मक। और मादा के अंडाशय पढ़ाए थे ना, अंडाशय से बनता है मादा युग्मक। मादा के अंडाशय से क्या बनता है? मादा युग्मक। और नर के विरसन से क्या बनता है? नर युग्मक। मादा के अंडाशय से मादा युग्मक। ठीक है, आगे सुनो। भ्रूण मतलब एक बच्चा बोल सकते हैं, छोटा सा है क्या, शरीर के अंदर होता है। अब जैसे ये बना नर युग्मक मादा युग्मक बना, नर युग्मक किससे बनता है? विरसन से। ठीक है, और मादा युग्मक किससे बना? अंडाशय से। ठीक है, अब ये जो नर युग्मक है, नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। मादा युग्मक को अंडाणु। ठीक है, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। आगे सुनो, क्या बोले थे कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज वृद्धि करके क्या बनाता है? भ्रूण। और भ्रूण विकास करके क्या बनाता है? शिशु बनाता है। ठीक है ना, ये विकास करता है तो ये युग्मनज क्या होता है? अगुणित की द्विगुणित? द्विगुणित होता है। द्विगुणित होता है। युग्मक अगुणित होता है। युग्मक अगुणित होता है। तो याद रखना है, युग्मक क्या होता है? अगुणित। चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, क्या होगा? अगुणित। और युग्मनज क्या होगा? द्विगुणित होगा। युग्मनज क्या होगा? द्विगुणित। आगे सुनो, अब इसका लैंगिक जनन का अगर बोल दिया जाए गुण या विशेषता लिखने के लिए, गुण या विशेषता, इसको हम लिख सकते हैं किस प्रकार? सुनो, पहला पॉइंट तो ये होगा, इसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होता है ना। और देखे थे अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता था, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है ना। और उसमें निषेचन भी नहीं होता था, इसमें निषेचन होता है ना, निषेचन होता है। आगे सुनो, उसमें बताए थे कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होता है ना। लेकिन लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान जो होता है, ये अपने जनक से थोड़ा भिन्न होता है। अपने जनक से थोड़ा भिन्न होता है। जैसे हम ही हैं, हमारे माता पिता हैं, उससे थोड़ा सा भिन्न जरूर है, उसके जैसा सेम नहीं ना है, उससे थोड़ा सा भिन्न है। तो ऐसे जनन को कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? लैंगिक। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो याद रखना है इसमें इतना चीज। लैंगिक जनन के बारे में आगे पढ़ेंगे कि मादा जनन तंत्र क्या होता है, नर जनन तंत्र क्या होता है, किस प्रकार से एक बच्चे पलता है गर्भाशय में, उस सबको दिखाया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझा होगा। ठीक है ना, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, पूछते हैं तो कैसे होता है ये नर युग्मक मादा युग्मक। सबसे पहले लैंगिक जनन किसको कहते हैं? वैसा जनन जिसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। बताए थे लैंगिक जनन में एग्जाम्पल याद रखना, मनुष्य हो गया, ठीक है, गाय भैंस बकरी, ये सब क्या हो गया? मतलब सीधा सा उच्च वर्ग के जंतु, उच्च वर्ग के जंतु जितने भी है सभी क्या होते हैं? लैंगिक जनन। उच्च वर्ग के जंतु है तो वो क्या होते हैं? लैंगिक जनन। उच्च वर्ग के जंतु क्या करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? दो विपरीत जनक से अलग अलग युग्मक का निर्माण होता है। अलग अलग युग्मक का निर्माण, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक। नर के विरसन से नर युग्मक बनता है, मादा के अंडाशय से मादा युग्मक बनता है। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन के फलस्वरूप यानी निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और युग्मनज वृद्धि करता है तो क्या बनता है? भ्रूण बनता है। वही भ्रूण विकसित होकर के क्या बनाता है? शिशु बनाता है। बताए थे मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46 होता है। कितना होता है? 46 गुणसूत्र होता है। 46 में से 44 गुणसूत्र क्या होते हैं? दैहिक गुणसूत्र। 44 गुणसूत्र क्या होते हैं?
दैहिक गुणसूत्र किसका निर्माण करता है? पूरे शरीर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पूरे शरीर का निर्माण करता है। और दो होता है लैंगिक गुणसूत्र। कौन गुणसूत्र? लैंगिक गुणसूत्र। लैंगिक गुणसूत्र के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है, मतलब लड़का होगा कि लड़की होगा, ठीक है ना। इसको ऑब्जेक्टिव पूछता है किस तरह से, बताए थे, अगर 44 प्लस XY दे दिया तो क्या होगा? नर होगा। 44 प्लस XX दे दिया तो क्या होगा? मादा होगा ना। इतना समझ आया? ठीक है। अभी बताए इसका गुण लिखने के लिए, गुण यहाँ से हम लोग बहुत सारे लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, पता है ना। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें निषेचन प्रक्रिया होती है, पता है ना। इसके द्वारा उत्पन्न संतान जनक से थोड़ा भिन्न होते हैं, होता है ना। चलो यहाँ तक समझ गया होगा, इससे आगे हम लोग देखेंगे।